Hello everyone. In previous lecture, I did discuss about how president shall be elected, and in today lecture I will discuss about impeachment of president. भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है यदि उन्होंने कुछ असंवैधानिक कार्य किया गया हो। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन विच कैन अराइव, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये बात कौन सा आर्टिकल में लिखी गई है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि ये बात आर्टिकल 61 में लिखी गई है। आर्टिकल 61 जिसमें ये लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है यदि वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, ऐसा कोई भी काम करते हैं जो संविधान के खिलाफ है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा आज किया जाता है तो वो यही है कि इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में डिस्कस है। तो इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में डिस्कस है। अब आती है इसके पीछे की राम कहानी कि ये होता कैसे है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है कि साहब आपको हटाने वाले हैं, और एक नोटिस वी कैन से एक मेमोरेंडम पार्लियामेंट में लाया जाता है। वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में हो सकता है, आइदर इट विल बी इन लोकसभा और आइदर इन राज्यसभा। तो ये लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी जो है इनिशिएट किया जा सकता है इम्पीचमेंट के चार्जेस पे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 1/3 जो मेंबर हैं, 1/3 मेंबर जो हैं, उन लोगों के उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। ये एलिगेशन जब हम लगा रहे हैं, हमारे जो भी सांसद चाहे राज्यसभा के या लोकसभा के, अगर एलिगेशन लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति ने कुछ भी ऐसा गलत काम किया है जो संविधान के खिलाफ है, इनको हटाना चाहिए, और हम एक बिल ला रहे हैं जिसके तहत हम माननीय राष्ट्रपति जी को हटाएंगे, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि 1/3 सांसद महोदय उस बिल पे हस्ताक्षर करें, उसमें साइन करें और बोले कि जी हाँ, हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय को इनके पद से हटाया जाए। और ये सब काम करने से पहले 14 दिन पहले माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को बताया जाता है कि हम आपके साथ ये करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक की स्टोरी एकदम बिल्कुल क्लियर है। इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में लिखा है। करने के लिए प्रोसीजर जो भी कार्य होंगे, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी हो सकता है। यानी कि अगर हमसे कभी भी पूछा जाए कि प्रेसिडेंट को हटाने का कार्य कौन कर सकता है, तो वी कॉल इट पार्लियामेंट। MENT पार्लियामेंट के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाने का कार्य किया जाता है। कैसे किया जाता है? बिल लाया जाता है। शुरू में बिल को पेश करने के लिए 1/3 मेंबर के साइन होने ज़रूरी हैं। मेंबर मीन्स सांसद। एंड जैसे ये बिल पास हो गया, 1/3 मेंबर्स ने सिग्नेचर कर दिए, तो देन प्रेसिडेंट को 14 डेज़ का नोटिस देना होता है कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टिल येट। एंड नाउ प्रोसीड फर्दर टू द स्टोरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, हमको राष्ट्रपति को हटाना था, हमने 1/3 मेंबर्स के सिग्नेचर करवा दिए, रेजोल्यूशन पास करवा दिए, अब क्या? अब वोटिंग होगी कि राष्ट्रपति जी को हटाना है या नहीं हटाना है। अब क्वेश्चन ये है कि इस वोटिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो उसमें सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। वो राज्यसभा के भी होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं, राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी होते हैं और लेजिस्लेटिव के भी होते हैं। यानी कि विधानसभा परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। बट जब बात इम्पीचमेंट की आती है, जब बात हटाने की आती है,
तब सिर्फ सांसद यानी कि जो एमपीज़ होते हैं वही इस चीज़ में पार्ट लेते हैं। कौन से एमपीज़, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या फिर इलेक्टेड हो, ये सारे के सारे लोग राष्ट्रपति को जब इम्पीचमेंट मोशन पास होता है तो ये सारे के सारे लोग वोटिंग करते हैं। जिन लोगों को राष्ट्रपति ने चुना है वो लोग भी एलिजिबल होते हैं कि हाय तौबा कर सकते हैं कि माननीय महोदय जी को हटाइए। एंड पहले लोकसभा या राज्यसभा में इस पर जनरल डिस्कशन होता है। एंड जब जनरल डिस्कशन होता है इस पर तो 2/3 मेंबर से इस रेजोल्यूशन को पास करवाना होता है। अगर 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बात पे एग्री होते हैं कि वी शुड हैव टू रिमूव द प्रेसिडेंट, तो देन भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। और एकमात्र यही प्रोसीजर है जिसके तहत हम भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। आई होप यहाँ तक की सारी बात क्लियर है। आर्टिकल 61 में लिखा है कि इम्पीचमेंट कैसे होने के लिए कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। 1/3 मेंबर से रेजोल्यूशन पास करवाना होता है। उसके बाद प्रोसीडिंग होती है, पहले लोकसभा में या राज्यसभा में पास हो जाता है, 2/3 मेंबर उसको पास करते हैं। एंड देन अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों के 2/3 मेंबर इस बात पे एग्री होते हैं कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटना चाहिए, तो देन राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। क्वेश्चन हो सकता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है? जी नहीं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा या इम्पीचमेंट के द्वारा उनके पद से हटाया गया हो। यह अभी तक भारत में नहीं हुआ है। नाउ वी विल नो अबाउट जिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए इतनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, उनके पास आखिर पावर क्या क्या है, उनके फंक्शन क्या क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं। बेसिकली वी नो अबाउट इंडियन गवर्नमेंट एज ए मोदी सरकार, बट when it come to the foreign and diplomatic level, then Indian government represented by मिसेस द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, क्योंकि एज वी नो वी आर रिपब्लिक कंट्री एंड रिपब्लिक कंट्रीज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 7 शक्तियाँ हैं, 7 टाइप्स की पावर्स हैं उनके पास। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर्स, इमरजेंसी पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स मीन्स भारत के कोई भी डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के, कोई भी बिल पास होता है, कोई भी लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं, तो उस पर सिग्नेचर राष्ट्रपति के होने नेसेसरी हैं। ऐसा कोई भी कानून पास नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है जिस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर ना हो। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, तो इसलिए सारी की सारी एग्जीक्यूटिव डिसीजन उनके नाम पर ही लिए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति कोई भी रूल्स स्पेसिफाइड मैनर पर बना सकते हैं, कोई भी रूल्स मैनर्स जो भी हैं वो बना सकते हैं। हमारी सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज प्रेसिडेंट के द्वारा ही गवर्न होती हैं। या तो प्रेसिडेंट उन पर डायरेक्ट रूल करते हैं या फिर कोई भी मेंबर नॉमिनेट करते हैं, जिसको जो है एलजी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है भारत के राष्ट्रपति का ही नॉमिनेटेड मेंबर होता है, जो यूटी को गवर्न करने में हेल्प करता है। जिनके जो है कॉन्फ्लिक्ट, जैसे वी कैन लिसन इन द न्यूज़ कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो है एलजी से नाखुश हैं। वो इसीलिए नाखुश हैं क्योंकि वो सेंटर से हैं और वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड हैं। भारत के प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने का काम भी माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। इसमें हम बोल सकते हैं कि मोदी जी को तो हमने वोट दे के जीता है। जी नहीं, हमने वोट दे के उनको एक सांसद बनाया है। वी मेक हिम एमपी, देन प्रेसिडेंट उनको एज अ पीएम इलेक्ट करते हैं। इट इज़ लाइक कि हमने पेपर तो पास कर दिया, लेकिन जॉइनिंग लेटर तो
गवर्नमेंट ही देगी ना, जैसे मुख्यमंत्री जी बांटते हैं उत्तराखंड में, तो सेम एस ज्वाइनिंग लेटर प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया जाता है। और ये एकमात्र प्रधानमंत्री जी को ही नहीं, भारत के बहुत सारे जो ऑफिसेज हैं लाइक यूपीएससी, कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सभी लोगों को भी अपॉइंटमेंट लेटर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ये इनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। एंड कुछ और भी पावर है प्रेसिडेंट की, लाइक SC ST OBC के लिए कोई भी अगर कमीशन बनाना है या रिक्रूटमेंट करना है, उसमें कोई भी अगर जांच करनी है, तो वो सब काम भी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अगर किसी भी दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई, सपोज़ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में अगर कोई भी लड़ाई हो जाती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसके लिए अगर कोई भी कमीशन अपॉइंटमेंट करना है, तो वो सारा काम भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। बिकॉज आई प्रीवियसली क्लियर दैट ही इज़ द हेड ऑफ कंट्री, तो भारत उन्हीं का ही परिवार है, तो सारे लड़ाई झगड़े राज्यों के बीच में निपटाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं। वैसे अगर किसी को ये पढ़ने हैं तो यहाँ पर ये लिखे हुए भी हैं, आप सभी लोग इनको पढ़ भी सकते हैं। बट मैंने ये जो भी कहा स्टोरीज़ लिखी है, ये मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है, तो यू कैन रीड दिस और यू कैन ओनली लिसन दिस एंड नोटेड द पॉइंट विच आई डिड डिस्कस्ड। नाउ कम टू द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो लेजिस्लेटिव पावर में हमारे देश के राष्ट्रपति पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं जॉइंट सीटिंग के लिए। जब कोई भी मीटिंग चल रही है पार्लियामेंट में, तो उसको प्रोरोगेट करने का भी डिसीजन भारत के राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति जो 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, मानसून सेशन एंड समर सेशन, इनको एंड करने का काम भी भारत के राष्ट्रपति का होता है कि बहुत हो गया डिस्कस, अब आप जाइए अपने अपने संसदीय क्षेत्र में, वहाँ पर जाके भी काम कीजिए। तो ये काम भी जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, he can send message to the House of Parliament whether with respect to bill is pending in the Parliament or otherwise pending in anywhere. That means कि भारत के राष्ट्रपति पार्लियामेंट को किसी भी समय पर नोटिस भेज सकते हैं किसी भी बिल के रिगार्डिंग कि ये बिल पेंडिंग क्यों है, किस लिए है, और अगर ये पेंडिंग है तो इस पर आपने क्या काम किया गया है, इस चीज़ के लिए नोटिस भेज सकते हैं। अगर कोई भी बिल जो पास नहीं हो रहा है, उसके लिए राष्ट्रपति जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं, लेकिन जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड जो है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं, रादर देन राज्यसभा के चेयरमैन। राज्यसभा के चेयरमैन जो है उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वो एज वी हैव नो ही इज़ नॉट इलेक्टेड मेंबर। तो जॉइंट सीटिंग लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रिसाइड करी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमको हमेशा ध्यान होना चाहिए। जब भी जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है तो उसको जो है हेड जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, स्पीकर के द्वारा। पहले माननीय राष्ट्रपति महोदय 2 मेंबर्स को नॉमिनेट भी कर सकते थे लोकसभा में, बट एज ऑफ नाउ ये प्रोविज़न जो है कैंसिल कर दिया गया है। अब जो है नॉमिनेटेड मेंबर का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने। ओनली ऑन 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में, एंड every point here is already discussed. You can read if you want, but all points are discussed. या ये पॉइंट छूट गया है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूटीज़ के होते हैं लाइक अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, ये सारे के सारे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी रूल्स बनते हैं यूटीज़ के लिए, ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। Now I will talk about financial power.
फाइनेंशियल पावर में कोई भी जो मनी बिल्स होते हैं उनमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी ज़रूरी होती है। कोई भी बिल, फाइनेंशियल बिल मीन्स अगर ऐसा कोई भी बिल जिसके तहत हमको भारत के जो भारत सरकार के जो अपने अकाउंट्स हैं, जैसे वी कॉल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो उसमें से अगर कोई भी पैसे लेने हैं तो उसके लिए जो है प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन नेसेसरी होती है। पहले बिल भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है, उसके बाद ही कोई भी पैसा निकलता है, चाहे वो आइदर किसी बजट के लिए हो या आइदर किसी सैलरीज वगैरह के लिए हो। सारे बिल प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पर ही पास होकर आते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट इमरजेंसी पावर। एनी इमरजेंसी सिचुएशन अकर्स इन कंट्री, तो भारत के राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरीके की पावर हैं इमरजेंसी के रिगार्डिंग। नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट पे यूज किया जाता है 356 और 365, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत में कभी किसी भी टाइप की इमरजेंसी लगी है? जी हाँ, नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स एंड प्रेसिडेंट रूल ये स्टेट पे लगाया जाता है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को रन करने में कैपेबल नहीं होती है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और वहाँ पर डायरेक्टली प्रेसिडेंट रूल करते हैं, यानी कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी ये तब डिक्लेयर करी जाती है जब राष्ट्रपति महोदय को ये लगता है कि हमारे पास जो भी बजट है उस पर हमारा कंट्री रन नहीं कर सकता है, तो देन ही डिक्लेयर द इमरजेंसी। तो हम पॉइंट नोट कर लेते हैं कि इंडिया में इमरजेंसी कब कब लगी है। इंडिया में इमरजेंसी 1962, 1975, 1975 एंड 1977, 3 बार जो है इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी। 62 में जब भारत और चीन का लड़ाई हुई थी, एंड इस समय हमारे पीएम जो है लाल बहादुर शास्त्री थे। एंड इन दोनों के टाइम पे 75 और 77 पे मैडम इंदिरा गांधी। जिस बात पे हमारे देश में अक्सर बवाल होते रहते हैं, इमरजेंसी, ये इमरजेंसी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाई गई थी 1975 और 1977 में। तो हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई है। एंड प्रेसिडेंट रूल ये स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं और ये बहुत बार लगाए गए हैं। बिफोर दैट 42 से संविधान संशोधन से पहले इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज भी होता था, देन इसीलिए इसमें अमेंडमेंट लाके जो है इसको रोकने के लिए इस पर अमेंडमेंट भी किया गया था। अदरवाइज बिफोर दैट इसमें बहुत ज़्यादा मिसयूज भी होता था और ये प्रोमिनेंटली स्टेट गवर्नमेंट को गिराने के लिए भी इसका यूज किया जाता था, बट इट इज़ नॉट द टॉपिक। So I hope today's discussion clear to everyone what we have discussed. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाता है, उसका प्रोसीजर कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 61 में लिखा गया है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोसीजर कि उनको कैसे हटाया जाता है। सबसे पहले 1/3 मेंबर्स के सिग्नेचर करवा के प्रायर नोटिस पास करवाना होता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस देना होता है कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई करी जा रही है। देन प्रोसीजर को 2/3 वोट से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराया जाता है। देन टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर एंड इमरजेंसी पावर। तो ये 4 तरीके की पावर आज हमने डिस्कस करी। एग्जीक्यूटिव पावर को हमको अगर याद रखना है तो डायरेक्टली वी कैन लर्न एज सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। बिल बनाना, समनिंग करना, डिप्लोमेट लेवल पे कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाना,
ये सारे के सारे काम एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, पार्लियामेंट को समन करना, जॉइंट सीटिंग बुलाना एंड सो ऑन। एंड यहाँ पर एक जो पॉइंट हमको नोट करना था वो ये था कि जॉइंट सीटिंग हेड लोकसभा स्पीकर के द्वारा करी जाती है, ना कि राज्यसभा के स्पीकर के द्वारा। अगर लोकसभा के स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा वो भी अवेलेबल नहीं है, तो डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा वो भी अवेलेबल नहीं है, तो वोटिंग करवा के भारत के राष्ट्रपति किसी भी एक मेंबर को नॉमिनेटेड करेंगे कि वो इस प्रोसीडिंग को हेड करें। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति उस सभा को हेड कर दें। डैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, इसलिए वो कभी भी उस प्रोसीडिंग को हेड नहीं कर सकते हैं। आई होप ऑल पॉइंट इज क्लियर। देन वी डिड टॉक अबाउट फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में प्रेसिडेंट सारे जो भी पैसे निकलते हैं और सैलरीज और बजट्स जो भी आते हैं वो प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन पर ही आते हैं। भारत के राष्ट्रपति से उसकी परमिशन लेना ज़रूरी है कि हमें इतना बजट चाहिए, हम इस तरीके से इसे यूज़ करेंगे। ये सारा का सारा ब्यौरा पहले भारत के राष्ट्रपति को बताना होता है, तभी वो सिग्नेचर करते हैं और तभी जो है पैसे निकलते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट इमरजेंसी पावर्स। 3 तरह की इमरजेंसी हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एंड 365, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ये इन सारे आर्टिकलों में लिखा गया है कि कैसे क्या क्या इमरजेंसी लगेगी। एंड जब नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 जो है सस्पेंड हो जाते हैं। बट ये जब हम फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे तो देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। बट अभी के लिए हम इतना याद रख सकते हैं कि हमारे आर्टिकल 19 और 20 उस समय सस्पेंड हो जाते हैं जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर रहती है। These are our emergency power. Article 352 national emergency, president rule article 356 and financial emergency article 360। article 356 में रिटन डाउन है कि प्रेसिडेंट रूल कैसे लगेगा और क्या रहेगा, और उसके जो सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं वो आर्टिकल 365 में रूल्स एंड प्रोसीजर्स मेंशन है। जब इमरजेंसी लगेगी तो कौन कौन से राइट्स रहेंगे और कैसे स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी वर्क करेगी, ये सब आर्टिकल 365 में डिस्कस है। और प्रेसिडेंट रूल लगेगा ये आर्टिकल 356 में डिस्कस किया गया है। बट फॉर वन डे एग्ज़ाम वी नो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू गो इनटू डेप्थ। बट हाँ, हम ऊपर से समझ सकते हैं कि 356 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा और उसके पीछे से क्या क्या राम कहानियाँ चलेंगी वो सारे आर्टिकल 365 में डिस्कस किया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में लिखा गया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। प्रेसिडेंट की पावर इसलिए है क्योंकि उन्हीं को ही सिग्नेचर करके जो है बजट देना होता है, तो इसलिए वो उनके पास बजट नहीं हुआ तो बोल सकते हैं इमरजेंसी लग गई है। सो आई होप ऑल पॉइंट आर क्लियर। आज के लिए इतना ही, एंड कल को हम जो बची हुई पावर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।